Hello students, welcome to your channel Sukh Academy EduWorld. Today we will discuss some memory-based questions of an exam which was conducted on 18th April 2024 by Indian Space Research Organization for a post of scientific engineer. एंड इसके लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो हुआ था 10th of February 2024 को। और इसके अंदर मेंशन कर रखा था जो साइंटिफिक इंजीनियर की पोस्ट थी वो थी इन द फील्ड ऑफ मटेरियल साइंस। और ये थी आपकी क्वालिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ एमएससी और एमटेक। एंड इसके लिए इन्होंने मेंशन करा था कि रिटन टेस्ट होगा या इसके साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी रहेगा साथ में। इसके हिसाब से इन्होंने जो पैटर्न है उसमें इन्होंने डिस्कस करा था, बता रखा था कि दो पार्ट आएंगे पेपर के, आपके एग्जाम के दो पार्ट रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे 80। ओके। और पार्ट बी के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मैक्सिमम वो कितने आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे। और जो एक इस ए के अंदर 80 क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा और 1/3 रहेगी नेगेटिव मार्किंग। और बी पार्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी और उसके साथ जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 20। तो इस तरह टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा, ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा था। और इसके साथ ही इन्होंने बोला था कि जो एम टेक और एमएससी है, एम टेक वालों का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसमें ए बी एंड सी तीनों आएंगे। तीन तरह के जो पार्ट बनेंगे। और एमएससी बेस्ड जो है उसमें क्या आएगा, ए और बी पार्ट रहेगा। ओके। इस तरह जो रिटन टेस्ट होगा उसके बाद आपकी इंटरव्यू रहेगी, उसके हिसाब से मार्क्स लगेंगे। और इस तरह इनका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था ये वाला, ऐसा बोला था। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। नोटिफिकेशन में तो इन्होंने ऐसा मेंशन कर रखा है, बट जब एग्जाम हुआ है तो इन्होंने एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। तो इसमें क्या हुआ है, एक्चुअल में पार्ट ए में इन्होंने बता रखा था कि 80 क्वेश्चंस आएंगे, बट पार्ट ए के अंदर कितने क्वेश्चंस आए हैं, 60 क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन एक नंबर का ही रहा है। और इसके साथ ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग सेम थी और क्वेश्चन एक नंबर का था। ओके। तो मैक्सिमम 60 मार्क्स। और अगर पार्ट बी की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और इसमें क्या हुआ है, इसके लिए एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो इस हिसाब से मैक्सिमम 20 मार्क्स थे। और पार्ट सी है जो वो सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था। तो इन्होंने क्या करा है, ये जो पार्ट ए एंड पार्ट बी है ये वाला पेपर क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। पार्ट ए के लिए आपको मैक्सिमम 75 मिनट्स दिए गए थे, पार्ट बी कंप्लीट करने के लिए आपको दिए गए थे 30 मिनट्स। ओके। और पहले पार्ट ऐसे ही नहीं है कि आप ए से बी में स्विच कर जाओगे पार्ट में, ऐसा नहीं था। पहले पार्ट ए कंप्लीट हुआ है, वो अब सबमिट होगा। उसके बाद पार्ट बी स्टार्ट हुआ है, उस देन वो सबमिट हुआ है। इसके बाद क्या हुआ है, आधा घंटा आपको फिर से दिया गया रिटन टेस्ट के लिए, 30 मिनट्स दिए गए हैं पार्ट सी के लिए। वो जो सब्जेक्टिव टाइप था उसके लिए आपको अलग से आंसर शीट्स दी गई हैं। इस तरह मतलब बच्चों का एग्जाम हुआ। और उसमें क्या हुआ है, पार्ट सी जो था पेपर अलग से, जिसके लिए अलग से इन्होंने आंसर शीट्स दी है, सब्जेक्टिव टाइप पेपर हुआ है। उसमें इन्होंने टोटल 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं स्टूडेंट्स को। और उसमें से आपने मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। और एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर का था, तो टोटल 20 मार्क्स इधर से थे। तो इस तरह टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम आया था। ओके। अब बच्चे जो इसमें 4 क्वेश्चंस दे रखे थे जैसा कि बच्चों ने बताया, वो भी ऐसे नहीं थे कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट डाला हुआ है। जैसे 2 क्वेश्चंस के अंदर पार्ट्स बना दिए थे, जैसे ए और बी पार्ट बना दिया, इस तरह से कर रखा था उन्होंने। तो ऐसा इन्होंने इस बार इन्होंने जो पेपर है उसका पैटर्न चेंज कर दिया। नोटिफिकेशन में कुछ और मेंशन करा था बट लिटिल वेरिएशंस कर दी है पार्ट ए में। और पार्ट सी का जो है रिटन टेस्ट उसमें थोड़ा सा ऐसा चेंज कर रहे हैं। ओके। तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड पार्ट ए और पार्ट बी से, और कुछ पार्ट सी से। और एक बार ये जो पोस्ट आई थी वो थी मटेरियल साइंस के फील्ड में। ओके। तो इसमें जैसे आपका पहला पार्ट ए है उसमें आप ऐसा नहीं है कि सारे का सारा पेपर जो है आपका सब्जेक्ट से ही आया है। जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के जैसे 60 क्वेश्चंस में से अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे। और मटेरियल साइंस से बेसिकली जो 40 क्वेश्चंस उसके थे। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम जब ये एग्जाम दोगे तो ये नहीं कि अकेला केमिस्ट्री पढ़ के जाना है, आपने मटेरियल साइंस के भी थोड़े क्वेश्चंस देख के जाने हैं, क्योंकि ज्यादा जो रहते हैं क्वेश्चंस वो मटेरियल साइंस से रहते हैं इसके।
तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कुछ जैसे आ रखे थे इसमें। जैसे कि एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑन विच थर्मोकपल वर्क्स। तो तीन आपको इफेक्ट दे रखे थे। तो अगर इसमें से देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। A thermocouple works on the principle of Seebeck effect. It states that at for a two different matters joined together at different temperature, when two different matters, let's say m1 and m2, join together at different temperature, that is t1 and t2, at that temperature a voltage is proportional to temperature difference. ओके तो ये होता है सीबेक इफेक्ट के हिसाब से। तो इस हिसाब से थर्मोकपल वर्क करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहना था बी। एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ डायमंड। अगर ऐसे नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं, इसके ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी काफी करवा रखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं जो, आप देख लेना। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं वो अगर आपने निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं हम, टोटल वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला लगना था, इससे आपने टोटल सॉरी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने थे। तो आपको टोटल वॉल्यूम दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब आपको टोटल वॉल्यूम दे रखी है। और आपने आपको बता क्या रखा है, डायमंड। तो अगर हम डायमंड की बात करें तो इसमें क्या होता है, डायमंड जो होता है इसकी क्यूबिक स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन एफसीसी लेटिस। तो जो डायमंड होता है इसकी जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है बच्चे, वो एफसीसी लैटिस के बेस्ड पे होती है। तो और एफसीसी के अगर हम देखें तो इसी हिसाब से जो लैटिस कांस्टेंट होता है डायमंड के लिए, लैटिस कांस्टेंट फॉर डायमंड, उसकी वैल्यू होती है 3.57 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये होती है लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू डायमंड के लिए। तो इस हिसाब से अगर हम निकालें वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 एफसीसी यूनिट सेल, तो वो क्या होती है, ए क्यूब। तो आपने ये वाली ए की वैल्यू आपको लैटिस कांस्टेंट की दे रखी है, ये वाली होती है, दे नहीं रखी है मतलब आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाली है। तो अगर आपको ये वाली ए की वैल्यू फिल करते हो, इसका क्यूब करोगे तो इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाता है 4.6 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब। तो ये है वॉल्यूम ऑफ 1 एफसीसी यूनिट सेल डायमंड के लिए। और ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे रखनी है नीचे। और इस तरह आपने नंबर ऑफ यूनिट सेल काउंट कर कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने रहेंगे, 1/4.56 इंटू 10⁻⁻29। ओके तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2.19 इंटू 10⁻28 यूनिट सेल। ओके तो इसके लिए आपको उसने चार ऑप्शंस दे रखे थे, बच्चों ने मुझे वो तो एग्जैक्ट नहीं बताया है क्योंकि याद नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चंस है। तो ऐसे ही उसके पीछे मतलब दे रखा था किसी के 10⁻27 23 समथिंग लाइक दैट। तो ये वाला था करेक्ट आंसर इसका। ये वाला क्वेश्चन फिर से इसने ज्यादा क्वेश्चंस इस बार सॉलिड स्टेट से ही डाले हैं उसने। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर इन 483 ग्राम ऑफ NaCl possessing FCC crystal lattice। तो फिर से वही आ गया। तो क्या है इसमें, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं ऐसे केस में। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या निकालोगे, कैसे निकलेगा, मास ओवर मोलर मास। तो मास आपको दे रखा है 0.483 ग्राम। और मोलर मास अगर हम NaCl की बात करें तो कितना होता है NaCl का मोलर मास, 58.44 ग्राम पर मोल। ओके ये होता है। तो बस आपने वैल्यूज फिल करनी है, 0.483 ग्राम डिवाइडेड बाय मास कितना है, मोलर मास 58.44 ग्राम पर मोल। और एवोगैड्रो नंबर की आप वैल्यू फिल करोगे, एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10⁻23
यूनिट सेल्स पर मोल। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, जब सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4.98 इंटू 10⁻²1 यूनिट सेल्स। तो ये था करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का। तो ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। अगर आपको मास दे रखा है सिस्टम का, क्रिस्टल का, तो आपने ऐसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर। एक ये क्वेश्चन था सिंपल, क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये आपका फंक्शन दे रखा है, ऐसे चार ऑप्शन दे रखे थे। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं बच्चे, तो क्या है, सपोज करो एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को, तो ये अगर आपका फंक्शन है, इसको क्या करोगे, सबसे पहले आप कंपोनेंट सेपरेट कर दोगे, इसको ऐसे लिख लो, साइन एक्स ओवर एक्स। ओके, तो इस साइड तो आपका 1 आ जाएगा, और आपके इस साइड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स। ऐसे टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, देखो बच्चा, इसमें क्या होता है, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, तो अगर आप जीरो अप्रोच करवाते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन जीरो, नीचे क्या आ जाएगा, जीरो, तो साइन जीरो भी जीरो होता है, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती है, जीरो ओवर जीरो। तो ऐसी फॉर्म्स जो होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर लेते हैं। ओके, तो अगर ऊपर का देखोगे तो वो क्या होता है, cos x, और x का क्या रहेगा, 1। इसके बाद आप x की वैल्यू फिल करोगे इसमें, तो वो क्या आ जाएगी, cos जीरो, वो क्या होता है, 1। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ, अगर आपको डायरेक्ट पता है, तो अगर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा 2। और 2 आपके ऑप्शन में जैसे नहीं दे रखा, तो इसका आंसर क्या आना है, नन ऑफ दिस। ऑप्शंस में भी गलत हो सकते हैं, बट क्वेश्चन गलत नहीं है, तो आंसर उसका 2 आना है। हो सकता है कि यहाँ पर 2 दिया हो, तो आपने 2 करेक्ट है जो आपका, वो वाला टिक करना था इसमें। एक ये क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वर्क डन विल बी जीरो। इन केसेस, इन सब के अंदर अगर देखोगे, किसके अंदर उन्होंने पूछा है कि वर्क डन जीरो होता है। ओके, तो अगर आप देखोगे साइक्लिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ आपके पास वेरिएबल है जो कांस्टेंट है, लाइक दैट। और इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क डन हो नहीं रहा, इसमें वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। बट इस क्वेश्चन का अंदर इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है बच्चे, आपकी वॉल्यूम रहती है कांस्टेंट, और अगर हम वर्क डन की बात करते हैं, वो क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो इसमें वॉल्यूम चेंज जो रहेगा जीरो, क्योंकि वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी की वैल्यू रहेगी जीरो, तो वर्क डन भी रहेगा जीरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आइसोकोरिक। ऐसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, consider NaCl crystal system containing n number of atoms, how many tetrahedral voids are there। तो अगर हम NaCl की बात करें, NaCl एक्चुअली टिपिकली FCC लैटिस बनाता है। तो NaCl टिपिकली क्या बनाता है आपके पास, FCC लैटिस सिस्टम। ओके, तो उसमें हम FCC के अंदर देखें अगर, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो होते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ओके, तो ऐसे होता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो आपके पास कितने दे रखे हैं नंबर ऑफ एटम्स, n। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 2n आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बी। आसानी क्वेश्चन पूछे हैं बच्चे इसमें ना सारे। आगे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर NaCl सिस्टम कंटेनिंग एन एटम एट इट्स सेंटर। तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन इसी के अंदर आपको क्या बता चुकी हूँ कि NaCl क्या होता है, FCC लैटिस सिस्टम। ओके, तो इसके FCC सिस्टम के लिए अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालें, वो कितनी होती है, 74%। तो इन्होंने डेसिमल में दे रखी है, तो वो क्या है, 0.743, ये आना था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एज लेंथ फॉर अ कंपाउंड हैविंग FCC क्रिस्टल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था सी। इसके लिए आप नोट कर सकते हो, जैसे कि आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होती हैं, सिंपल, क्यूबिक,
बीसीसी, एफसीसी और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर? ये होती है। तो आपने क्या, इन्होंने क्या पूछा हुआ आपको? एज लेंथ। एज लेंथ पूछी है तो सिंपल क्यूबिक के लिए एज लेंथ होती है 2r। बीसीसी सिस्टम जो होता है उसके लिए एज लेंथ होती है 4√3r। एफसीसी सिस्टम के लिए होती है 2√2r। और इसके लिए एज लेंथ की वैल्यू होती है 2r। ओके। अगर हम फेस डायगोनल की बात करें, फेस डायगोनल की लेंथ की बात करते हैं बच्चे, फेस डायगोनल लेंथ, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर वो रहती है 2√2r। बीसीसी के अंदर 4√2 डिवाइडेड बाय √3r। और इसमें होती है 4r। और इसमें रहेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6r। तो आपने 2√2r से कंफ्यूज नहीं होना है। ये एफसीसी के लिए एज लेंथ है, बट सिंपल क्यूबिक के लिए ये फेस डायगोनल लेंथ है। और उन्होंने हमें क्या पूछा हुआ था? एज लेंथ। तो हमने किसके लिए पूछा था? एफसीसी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 2√2r। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इसने क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कंटेन बल्किएस्ट सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने सब्स्टिट्यूएंट बताना है। तो अगर हम टेफ्लॉन की बात करें तो आपको पता है ये किसके, इसमें जो पॉलीमर, ये जो पॉलीमर है इसके अंदर फ्लोरीन रहता है सब्स्टिट्यूएंट। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करते हो तो इसके अंदर क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, ना तो फ्लोरीन बल्कि है ना ही क्लोरीन बल्कि है, ना ही क्लोरीन बल्कि है। ओके। तो अगर हम बात करते हैं ईएमएसी, ईएमएसी क्या है? इथिलीन मिथाइल अक्राइलेट कोपोलीमर। इथिलीन मिथाइल अक्राइलेट कोपोलीमर, ईएमएसी। ओके। तो अगर इसके अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? मिथाइल अक्राइलेट। और मिथाइल अक्राइलेट भी बल्कि नहीं होता है, एज कंपेयर टू पॉलीविनाइल एसीटेट जिसमें क्या होता है? एसीटेट ग्रुप। और वो क्या होता है? बल्कि एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन एंड मिथाइल अक्राइलेट। तो अगर हम इन चार ऑप्शंस में से चूज करें तो इसका सी है जो वो करेक्ट आंसर रहेगा, पॉलीविनाइल एसीटेट। आगे पूछा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट क्यू इज जीरो। हीट क्यू इज जीरो किसमें रहती है बच्चे? ये पता, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है तो इसमें कुछ भी सोचना नहीं था। पता ये कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट क्या रहती है? कांस्टेंट जीरो। ओके। आगे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल। तो अगर चार अगर दे रखी हैं फोर्सेस, आपको पता आयनिक कोवैलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू वंडरवाल फोर्सेस, तो सबसे ज्यादा जो वीक होती हैं वो वंडरवाल फोर्सेस ही होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है। ये वाला पार्ट कौन सा है? यहाँ तक जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे वो है जिसमें ए और ए पार्ट कवर होता है, जिसमें ठीक है, जिसमें ए में आपके सब्जेक्ट के और मटेरियल साइंस के पूछे हुए थे वो पार्ट है। बी का कोई एक आधा क्वेश्चन जो मुझे था याद वो मैंने आपको बता दिया, जो बच्चों ने मुझे बताया था। ये आगे जो क्वेश्चंस हैं चार मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये सी पार्ट के क्वेश्चंस है जो सब्जेक्टिव टाइप हुआ है आपका एग्जाम। उसमें क्या पूछा हुआ था, चार क्वेश्चंस दिए करने थे आपने, टोटल 5 क्वेश्चंस में से। और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, तो आपने सब्जेक्टिव टाइप ऐसे लिख के बताना था। ओके। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। ये जो पहला क्वेश्चन है मे बी इसके पार्ट्स हैं, इसमें से एक ही पार्ट जैसे बच्चों ने मुझे बताया मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मतलब आप देखो कि ज्यादा उसने ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया है, ज्यादातर तो उसने इस बार सॉलिड स्टेट से ही पूछे हैं क्वेश्चंस। जैसे इसमें क्या पूछ लिया, राइट द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एंगल्स। किस किस के लिए? ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड हेक्सागोनल। ये तो इजी क्वेश्चन है बच्चे। अगर हम ट्राइक्लिनिक की बात करें तो उसके लिए एक्सियल डिस्टेंस होता है, जो एक्सियल डिस्टेंस वो क्या होता है? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और अगर हम एक्सियल एंगल्स की बात करते हैं ट्राइक्लिनिक के लिए तो वो क्या होते हैं? अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, तीनों क्या होने चाहिए? नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू 90 ऑल्सो। अगर हम ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं एक्सियल डिस्टेंस की, तो ऑर्थोरोम्बिक के लिए भी तीनों जो है ए बी सी नॉट इक्वल होने चाहिए। ओके, इक्वल नहीं होते हैं। और ऑर्थोरोम्बिक के लिए
तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और होते कितने हैं 90 डिग्री। और हेक्सागोनल की अगर अब बात करें एक्सियल डिस्टेंस की, तो इसमें ए और बी आपस में इक्वल होते हैं बट बी नॉट इक्वल टू सी। ओके। और एक्सियल एंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा एंड बीटा दोनों 90 डिग्री रहते हैं, और जो गामा होता है वो होता है 120 डिग्री। ओके। ये था इसका करेक्ट आंसर। एक ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। आपको 4-5 कैटेगरी दे दी, अलॉय, सेमीकंडक्टर, पॉलीमर, आयनिक, कोवलेंट। आपने चूज करके मतलब लिखना था अभी इसमें से कौन से कौन वाले, मतलब कौन सा अलॉय है, कौन सा सेमीकंडक्टर, ऐसे। तो अगर हम इनवार की बात करें तो इनवार क्या होता है, अलॉय। ओके। सिलिकॉन है जो, वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर। अगर जर्मेनियम की बात करें तो वो भी क्या होता है, सेमीकंडक्टर। जिंक ब्लेंडे है जो, वो कौन सा कंपाउंड है, कोवलेंट। रॉक सॉल्ट है जो, वो क्या है, NaCl, जो जिसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होता है, आयनिक। और केवलर है जो, ये क्या है, पॉलीमर। ओके। तो ये थे करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट आंसर्स इन ऑप्शंस के। और ये एक सिंगल क्वेश्चन ही था जो 5 नंबर में था, ये वाला क्वेश्चन। ओके। 5 मार्क्स में था। आगे पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन्स निकल। ओके। तो अगर ऐसे इनमें से देखें तो अगर हम इनवार की बात करते हैं तो इनवार के अंदर होता है 36% निकल, प्लस बाकी जो बचा होता है वो होता है आयरन। ओके। और होता है जो कांस्टेंट है जो इसके अंदर होता है कॉपर प्लस निकल का, ये भी अलॉय। ओके, कॉपर प्लस निकल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर की, तो इसके अंदर भी क्या होता है, निकल प्लस कॉपर प्लस जिंक। तो अब इन कॉर्नल की बात करते हैं। इन कॉर्नल के अंदर क्या होता है बच्चा, निकल प्लस क्रोमियम। ओके। बस एक ब्रास एंड ब्रॉन्जे ही है ऑप्शन जिनके अंदर निकल नहीं होता है। तो अगर हम ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास के अंदर क्या है, ब्रास। ब्रास के अंदर होता है कॉपर प्लस जिंक, निकल नहीं होता है। और ब्रॉन्जे की अगर हम बात करें, ब्रॉन्जे, ब्रॉन्जे के अंदर क्या होता है, कॉपर प्लस टिन। ओके। तो ये दो ऑप्शंस हैं ए एंड सी जिनके अंदर निकल नहीं होता है। बी, डी, ई एंड एफ। बी, डी, ई एंड एफ, इन तीनों के इन चारों के अंदर क्या होता है, निकल। ओके। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन था, इसमें क्या है, कैलकुलेट करना थी क्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क डन, चेंज इन इंथैल्पी फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेसेस। तो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था। तो मतलब आपने थर्मोडायनेमिक, इस बार जो ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं केमिस्ट्री में से अगर देखें तो उसमें से जो 10-20 क्वेश्चन है उनके अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे सॉलिड स्टेट से एंड थर्मोडायनेमिक से। बाकी सारे का सारा ज्यादा क्वेश्चन मटेरियल साइंस से कवर हो रखा था। ओके। तो थर्मोडायनेमिक में आपको हर तरह की प्रोसेस, उनमें हीट, इंटरनल एनर्जी, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आ रखा था सब्जेक्टिव टाइप में। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी। तो एटॉमिक होती क्या एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी, एक्चुअली एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ये मेजर करने के लिए यूज होती है हाउ टाइटली द एटम्स आर पैक्ड इन क्रिस्टल लैटिस। ओके। तो किसके लिए यूज होती है, हाउ टाइटली, टू गेट इंफॉर्मेशन हाउ टाइटली atoms are packed in a crystal structure। ओके। और इसमें किसके लिए पूछा हुआ है हमें, एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी के लिए और बीसीसी के लिए। तो ये तो हमने थोड़े पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस करी है कहीं। एफसीसी के लिए कितनी होती है पैकिंग एफिशिएंसी, 74%। और बीसीसी के लिए कितनी होती है, 68%। ओके।
एक ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ लार्ज वेसल्स। तो इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए लार्ज वेसल्स के लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेलीस्कोपिक गॉज। टेलीस्कोपिक गॉज एक्चुअली यूज होता है इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए of cylinders and bores and are particularly used for large vessels where precision is cautious. So इसके लिए डी ही था जो करेक्ट आंसर था। ओके, तो यही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे और ऐसा ही एग्जाम पैटर्न है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने दिया हुआ नोटिफिकेशन में वही फॉलो करें, इस बार चेंज हो चुका है। ओके, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वही रहे, बट इस टाइम चेंज था पैटर्न के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो बेसिकली आपने क्या ध्यान रखना है पेपर के अंदर, नेक्स्ट टाइम जब ऐसा एग्जाम देते हो इनका, तो उसके लिए मटेरियल साइंस से अगर बोला ही हुआ है उन्होंने कि जो पोस्ट है वो मटेरियल साइंस से है, तो जो आपका सब्जेक्टिव मेन जो पार्ट है ना आपका सब्जेक्ट का, पार्ट ए जैसे, उसके अंदर ज्यादा जो आप पढ़ के जाओगे, ठीक है आपने केमिस्ट्री का तो पढ़ा बट मटेरियल साइंस के ज्यादा पढ़ के जाओगे क्वेश्चंस। ओके, उसका क्वेश्चन ज्यादा रीड करके जाओगे फिर ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज अगर 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ रहे हैं और 40 क्वेश्चन मटेरियल साइंस से आ रहे हैं तो इस तरह तो आप पास नहीं हो सकते। तो अगर क्वालिफाई करना है तो आपने केमिस्ट्री तो करनी है, साथ में मटेरियल साइंस के ऊपर भी ध्यान रखना है। और इसके साथ अगर हम बी पार्ट की बात करें तो वो तो है ही आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह वाला पार्ट है, वो तो करोगे ही आप ना। तो इनके बाद आपका जो रिटर्न होता है तीसरा, उसमें आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं मैक्सिमम 20 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन का जो है 5 मार्क्स होते हैं, और उसमें भी ए बी सी ऐसे करके पार्ट्स बना देते हैं वो। इस बार जैसे 4 क्वेश्चंस थे उसमें, तो उसमें क्या था, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस के अंदर ए एंड बी ऐसे पार्ट बनाकर दिए हुए थे और 5 नंबर का क्वेश्चन था ईच। ओके, ऐसे करके है। तो ये आपने बातों का ध्यान रखना है, इस तरह से इन्होंने पेपर डाला हुआ था। अब अगर आपको कुछ भी समझ आई है, कोई क्वेरी है, तो अगर कुछ समझ आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेरी है, अगर आपको लग रहा है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।